बच्चों नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार, कक्षा 11 कॉमर्स, सब्जेक्ट है अकाउंट्स। आज हम दूसरे चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो क्वेश्चन थे नोट्स के माध्यम से आपको अगर वो आपके पास भेजती है, वो आप उनको अच्छी तरह से कर फिर को में कंप्लीट कर लेना। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाले और इस चैप्टर की जो रीडिंग है उसको अच्छी तरह से ध्यान देना और मेन पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि लेखा शास्त्र के सिद्धांत और अवधारणाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं। जब लेखापालकों इसमें जब लेखापालकों को कोई समस्या अनुभव हुई, उन्होंने समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। जब उस हल को अन्य लेखापालकों की स्वीकृति मिल गई तो यह नियम या सिद्धांत बन गया, और जब इन्हें सर्व मान्यता प्राप्त हो गई तो ये नियम की अवधारणाओं के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, जैसे कि लेखाशास्त्र मानव द्वारा निर्मित विज्ञान होने के कारण सिद्धांत भी मानव निर्मित ही है। इस विज्ञान में कुछ सिद्धांत तो निश्चित और कुछ अनिश्चित है। कुछ सिद्धांत तो क्या है, निश्चित और कुछ अनिश्चित, जिनके बारे में लेखापालकों में मतैक्य नहीं है। उनमें एक तरह से एकता या नहीं है, एक तरह से उनमें आपस में मतभेद है। यह अनिश्चित सिद्धांत परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार अपनाए या छोड़े जा सकते हैं। ठीक है, जो भी अनिश्चित सिद्धांत और परिस्थिति है एवं आवश्यकता अनुसार उन्हें हम अपना भी सकते हैं और उन्हें को छोड़ भी सकते हैं। अतः समय व परिस्थिति अनुसार परिवर्तित भी किए जा सकते हैं और समय समय पर उनमें आपस में उन्हें चेंज भी परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेखा शास्त्र के सिद्धांत अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों के समान पूर्णतः सही, निश्चित, स्वयंसिद्ध तथा सर्वमान्य नहीं है, और न ही इनकी प्रामाणिकता की जांच प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। लेखा विधि के सिद्धांत तो व्यापक स्वीकृति के आधार पर ही अपनाए जाते हैं और न ही सर्वमान्यता के आधार पर। व्यापक स्वीकृति का आधार निम्न कसौटियों पर सही उतरना है। जैसे नंबर 1 है उपयोगिता या अर्थपूर्णता। एक सिद्धांत या नियम तब उपयोगी माना जाता है जब उसे अपनाने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम तभी उपयोग माना जा सकता है जब उसे अपनाने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। नंबर 2 है विषमजन्यता। विषमजन्यता का अभिप्राय है कि सिद्धांत के प्रयोग से जो सूचनाएं उपलब्ध होती है वे व्यक्तिगत निर्णय या पक्षपात से प्रभावित नहीं है। साध्यता का अभिप्राय है जिस सिद्धांत को प्रयोग में लाया जाएगा वह न तो विशेष जटिलता तथा न अतिरिक्त व्यय के कारण अपनाया जा सकेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के प्रकार। इनके क्या प्रकार हैं? लेखा शास्त्र के सिद्धांत मानवकृत। जो लेखा शास्त्र के सिद्धांत एक तरह से मानव द्वारा निर्मित होने के कारण लेखापालकों में अनेक मतभेद का अभाव है या मतिक्य का अभाव है। इसके बावजूद भी निम्नलिखित सिद्धांतों पर लगभग सभी लेखापालक एकमत है। नंबर 1 है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। लेखा शास्त्र के अंतर्गत अंतिम खाते आज भी रूढ़िवादिता के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। यही कारण है कि स्टॉक या स्कंद, विनियोग व स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर चिट्ठी में दर्शाया जाता है। जैसे कि स्कंद स्टॉक बोलते हैं, विनियोग जो इन्वेस्ट, और स्थायी संपत्ति होती है फिक्स एसेट, तो हम लागत मूल्य पर चिट्ठी में जो बैलेंस शीट होती है उसमें दर्शाया जाता है। आज मुद्रास्फीति की स्थिति होते हुए भी खाते वर्तमान मूल्य पर तैयार नहीं किए जाते। क्रय मूल्य और वर्तमान मूल्य में प्राप्त अंतर होते हुए भी भावी लाभों को
खातों में नहीं दर्शाया जाता। नंबर 2, पूंजी व आयगत व्यवहारों का सिद्धांत। लेखांकन करते समय समस्त व्यवहारों को पूंजीगत आयगत व्यवहार में विभाजित किया जाता है। जो भी देखना पड़ता है वो पूंजीगत है या आयगत है में विभाजित किया जाता है। यदि ऐसा विभाजन नहीं किया जाता तो चिट्ठा उचित व सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा और साथ ही साथ लाभों की गणना भी प्रभावित होगी। जिन व्ययों का लाभ उनके लाभ अनेक वर्षों तक उठाया जाता है वे पूंजीगत व्ययों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आयगत मशीन के काम करने तक के समस्त व्यय पूंजीगत, वे उसे चलाने के व्यय एवं चालू हालत में रखने के व्यय आयगत माने जाते हैं। कोई भी मशीन है, मशीन पर काम करने तक के समस्त व्यय क्या कहलाते हैं? पूंजीगत कहलाते हैं। उसे चलाने के व्यय और चालू हालत में रखने के व्यय आयगत माने जाते हैं। नंबर 3, लाभ या आय निर्धारण का सिद्धांत। आय की प्राप्ति तभी मानी जाती है जब वह प्राप्त या प्राप्य हो जाए। यही कारण है कि अंतिम स्कंध का बाजार मूल्य उनके क्रय मूल्य से अधिक होने पर भी अधिक व्यय को लाभ नहीं माना जाता। जो अंतिम स्कंध, जो क्लोजिंग स्टॉक का बाजार मूल्य उसे क्रय मूल्य से अधिक होने पर भी उसे हम लाभ नहीं मान सकते। आय की गणना करने के लिए यह अनिवार्य है कि व्ययों के अंतर्गत बीती हुई लागतें ही दर्शाई जाए। यदि कोई व्यय देय होने पर भी अदत्त बना हुआ है तो उससे भी बीती हुई या समस्त लागत मान लेना चाहिए। शुद्ध आय, जो शुद्ध आय है वो सकल लाभ माइनस कुल व्यय। जो हमारी नेट इनकम है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारी टोटल एक्सपेंसेज है उसे लेस करने पर शुद्ध आय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर नंबर 4 है स्थितित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि लेखांकन की जो पद्धति एक बार अपना ली जाए उसे भविष्य में ही अपनाया जाता रहेगा। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, इसे बोलते हैं डैप, लगाने की अनेक पद्धतियाँ हैं। तो जो डैप लगाने की अनेक पद्धति है, जैसे स्थायी पद्धति होती है, क्रमागत विधि होती है, वार्षिक वृद्धि विधि होती है, ह्रास कोष पद्धति होती है, उनमें से कोई सी विधि को हम अपना सकते हैं। उनमें से प्रथम बार जो पद्धति अपना ली गई भविष्य में उसी पद्धति को अपनाया जाता रहेगा, क्योंकि इसकी जो डैप लगाने की अनेक विधि है, 4 या 5 विधि, उनमें से जो विधि हमने स्टार्टिंग में अपना ली उसी विधि को हमें अपनाना होगा। नंबर 5, मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत का अभिप्राय है कि खातों में उन्हीं घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मूल्यांकित किया जा सकता है। व्यवसाय का प्रबंधक वर्ग जितना ही योग्य क्यों न हो, व्यापार की संपूर्ण सफलता उसी की कुशलता पर फल क्यों न हो, फिर भी वित्तीय लेखों के अंतर्गत उनका लेखा नहीं किया जाता। नंबर 6 है स्पष्टीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि व्यवसाय से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाओं को वित्तीय खातों में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। जैसे कि व्यवसाय से संबंधित संभावित दायित्वों का विवरण चिट्ठे में दिया जाता है, इसी प्रकार विनियोग का बाजार मूल्य भी चिट्ठे में सूचना के तौर पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो लेखा शास्त्रीय जो सिद्धांत है उनका क्या महत्व है। लेखांकन के सिद्धांतों का महत्व निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 1 है व्यापारिक घटनाओं का विधिवत लेखांकन। लेखांकन सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप ही व्यवसाय का स्वामी अपने व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं को विधिवत रूप से लिखता है, लाभ हानि की गणना करता है तथा आर्थिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालता है। नंबर 2, विभिन्न वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान। विभिन्न वर्षों की तुलनात्मक स्थिति। लेखांकन के सिद्धांतों को अपनाकर ही एक व्यवसाय का स्वामी विभिन्न वर्षों के तुलनात्मक विवरण तैयार कर सकता है तथा उनकी तुलना के द्वारा ही निष्कर्ष निकाल सकता है कि वे व्यवसाय उन्नति की ओर है या अवनति की ओर। इसमें क्या है, जो पिछले वर्ष के जो हमारे लेखांकन जो सिद्धांत बैलेंस शीट है, हम उसकी तुलना जो करंट ईयर है उससे तुलना करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हम व्यापार में
उन्नति की ओर है या अवनति की ओर। फिर इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 है पक्षपातपूर्ण निष्कर्षों पर रोक। लेखांकन के अपने स्वयं के कुछ सिद्धांत होने के कारण यह लेखापालकों को अपने मनमाने ढंग से खाते तैयार करने से रोकता है। अब इसके बाद है सिद्धांतों के महत्व के बाद लेखा शास्त्र के सिद्धांतों की क्या सीमाएं हैं। लेखांकन के सिद्धांत मानव निर्मित होने के कारण, जो लेखांकन के सिद्धांत वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? मानव के द्वारा। समय, स्थान, परिस्थिति तथा बढ़ते हुए ज्ञान के कारण समस्त व्यापारिक संगठन की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे। यही कारण है कि लेखाकारों में मतिज्ञ का अभाव रहता है। इनकी संख्या में भी जोड़ तोड़ चलता रहता है। इस समय जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं उनकी अनेक सीमाएं होती है, होते हुए भी कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, निश्चित संख्याओं का अभाव। नंबर 1 क्या? निश्चित संख्याओं का अभाव। लेखांकन के सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण सीमा है कि इनकी निश्चित संख्या की सूची नहीं है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA समय समय पर लेखांकन सिद्धांतों के बारे में सूची प्रकाशित करता रहता है, परंतु यह विडंबना ही कही जाएगी कि इससे संबंधित सदस्यगण ही उनके बारे में एक मत नहीं होते। सिद्धांत नंबर 2, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपने आवश्यकता अनुसार इन सिद्धांतों का प्रयोग करने को स्वतंत्र है, जिससे कि समय में समाधान के परिणामों में अंतर आ जाता है। जैसे अंतिम रहते का मूल्यांकन यदि लागत पर किया जाता है तो मूल्यांकन की अनेक विधि प्रथम आना प्रथम जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, प्रथम आना प्रथम जाना, पहले जो माल हमने खरीदा उसी माल को हमें सबसे पहले बेचना, उसको सेल्स करना है, उसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। और बाद में आना और पहले जाना, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें क्या, जो माल हमने बाद में खरीदा उसको पहले बेचना, तो फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर इसके बाद है औसत लागत, जिसमें साधारण औसत अथवा भारित औसत में से किसी प्रयोग में लाया जाए। ये समस्त विधियाँ अंतिम रहते को लागत मूल्य पर दर्शाती है, परंतु इनके परिणामों में अंतर आ जाता है। नंबर 3 है मौद्रिक मापदंडों का लेखांकन। लेखांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। अन्य घटनाएं किसी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, परंतु वे फिर भी लेखांकन में स्थानांतरित नहीं पा सकती। जैसे व्यवसाय की सफलता प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करती है, फिर भी खातों में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, सिद्धांतों के बारे में सार्वभौम स्वीकृति का अभाव। लेखांकन सिद्धांतों को अपनाने के बारे में व्यापकता तो है, लेकिन सार्वभौमिकता का अभाव है। इसका प्रमुख कारण है कि समस्त लेखापालक इन सिद्धांतों के पालन करने के बारे में स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए अंतिम स्कंद के मूल्यांकन के लिए उसका बाजार मूल्य या लागत मूल्य या दोनों में से जो भी कम है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसका मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में जो भी कम है आधार बनाया जाता है। इन समस्त के परिणाम भिन्न होते हुए भी सही माने जाते हैं। यही कारण है लेखांकन सिद्धांतों के बारे में सार्वभौम स्वीकृति का भाव पाया जाता है। नंबर 5, लेखांकन परिणामों पर भावी अनुमानों का प्रभाव। लेखांकन सिद्धांत भविष्य के अनुमानों के आधार पर ही निकाले गए परिणामों को भी मान्यता प्रदान करता है। ये अनुमान एक समय में अलग अलग लेखांकन विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग लगाए जाते हैं। जैसे स्थायी संपत्तियों पर राशि लगाने के लिए संपत्ति का जीवन काल निर्धारित किया जाता है।
ठीक निर्धारित करना तथा उसका विशेष मूल्य निश्चित करना, ये दोनों बातें भविष्य से संबंधित है। अतः कहा जाता है कि लेखांकन सिद्धांत भी भावी अनुमानों में प्रभावित रहते हैं। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर में ये तक हम क्लियर करते हैं। आगे हम जो सेकंड वीडियो में आगे जो टॉपिक है उसे लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।